कांग्रेस ने पवन बंसल और अश्विनी कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने के पीछे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच मतभेद होने की खबरों का खंडन किया है। कांग्रेस का कहना है कि पवन बंसल और अश्विनी कुमार दोनों को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने आपसी सहमति से ही हटाया है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि दोनों मंत्रियों को हटाने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जोर देने पर किया गया। ये धारणा सही नहीं है। सच तो ये है कि ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मिलकर किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ऐसी खबरों पर चुटकी ली थी। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस तरह के फैसले खुद ले ही नहीं सकते तो फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तरह तरह के यहाँ पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बकरा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले पवन बंसल ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बकरे की पूजा किया था। जो टोटका किया जा रहा था, हम उसी बात का सबक उनको सिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के निवास पे कि जिस तरह से भ्रष्ट सरकार उनकी है, जिस तरह से उनके मंत्री भ्रष्ट हैं, हम चाहते हैं ऐसी भ्रष्ट सरकार को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना है कि साहब जिस तरह से बकरे की जान ले ली थी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर बकरा लेके आए हैं। रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे पवन बंसल ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बंसल ने कहा कि सीबीआई जांच के बाद सच सबके सामने आ जाएगा। मैंने एक चीज जब ये वाकयात हुआ था उसके बाद एकदम स्टेटमेंट दी थी अगले दिन सुबह ही वहाँ कि मेरा इस पूरी घटना से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं सीबीआई का स्वागत करता हूँ इस बात का। और मैं ये फिर मैंने दोहराई थी बात कि मेरे भांजे से कोई बिजनेस रिलेशनशिप किसी ढंग से हमारे परिवार का नहीं है और मैं आज भी वही कह रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है, मैं इस चीज का स्वागत करता हूं। साबित आ जाएगा सामने क्योंकि मेरा उन पे विश्वास है पूरा। ये बीजेपी वाले वो हैं, कभी तो उनको गाली देते हैं सीबीआई को और कभी उन्हीं से डिमांड करते हैं कि इंक्वायरी उनके जरिए होनी चाहिए। समय के साथ जो कानून का एक तरीका है उसके साथ उनकी इंक्वायरी होगी, उसका जो होगा वो हमें कबूल होना होगा। लेकिन मुझे जो बात का एक बिल्कुल विश्वास है और आप में विश्वास दिलवाना चाहता हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही करूंगा। रेल घूसकांड में हुआ है एक और नया खुलासा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर के मुताबिक पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे वी सिंगला को घूस देने के आरोपी महेश कुमार ने अपनी जन्म तिथि में भी हेरफेर किया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महेश कुमार ने अपनी जन्म की तारीख 2 महीने कम करके बताई थी ताकि वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन सके। महेश कुमार की असली जन्म तिथि 15 मई 1955 है, लेकिन आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी जन्म तिथि 15 जुलाई 1955 बताई थी। रेल घूसकांड में पवन बंसल ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इस केस में उनसे पूछताछ कब होगी, फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है। बंसल फिलहाल चंडीगढ़ में है। शिवसेना ने नरेंद्र मोदी पर हिंदुत्व के मुद्दे पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे गए एक लेख में संजय राउत ने हिंदुत्व को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सामना में संजय राउत का ये लेख कांग्रेस सेक्युलर, बीजेपी सेक्युलर, हिंदू का पक्ष कौन, इस शीर्षक से छपा है एक लेख। लेख में संजय राउत ने लिखा है कि अगर मोदी हिंदुत्व के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते तो उनमें और दिग्विजय सिंह में कोई फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी गुजरात में उनकी प्रतिमा है, हिंदुत्ववादी नेता है। अगर है तो आप छुपाते क्यों हैं? कर्नाटक में आप अगर उस तरह से प्रचार करते तो शायद मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सत्ता मिलती, लेकिन जिस तरह से सीटें कम हुई है इतनी सीटें कम नहीं हुई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नरेंद्र मोदी पर खुलकर किए गए हमले ने बीजेपी को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजों को मोदी की लोकप्रियता का पैमाना नहीं माना जा सकता। नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में जिन क्षेत्रों में गए वहां विजय हासिल हुई और इतनी बड़ी सभा भूतो न भविष्यतो, ये उनके लोकप्रियता को दर्शाता है। और कर्नाटक का रिजल्ट कोई पैरामीटर नहीं है किसी के लोकप्रियता का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कर्नाटक में मिली हार को पार्टी के लिए सबक बताया है। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उन्हें कर्नाटक में मिली हार का दुख तो है, लेकिन हैरानी नहीं है। हैरानी तो तब होती जब बीजेपी जीत जाती। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि कर्नाटक विधानसभा के नतीजे बीजेपी के लिए गंभीर सबक हैं।
इन नतीजों से बीजेपी और कांग्रेस को ये सबक लेना चाहिए कि हमें आम आदमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आम आदमी कभी खुद नैतिकता से समझौता कर ले, लेकिन उसे तब बेहद गुस्सा आता है जब वो ये देखता है कि देश चलाने वाले लोग अनैतिक हो रहे हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा के पार्टी छोड़कर जाने से हुए नुकसान पर आडवाणी ने लिखा है कि अगर येदियुरप्पा को हटाने में देर न हुई होती तो नतीजे बेहतर हो सकते थे। दक्षिण की एकमात्र बीजेपी सरकार को बचाने के लिए हमने मौका परस्त रुख अपनाया। कर्नाटक में कल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। यह है बेंगलोर के क्रांतिवीर आउटडोर स्टेडियम का नजारा, जहां सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है। कर्नाटक में शानदार जीत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया सोमवार को राज्य के 28वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पीटीआई के मुताबिक सिद्धारमैया कल अकेले ही शपथ लेंगे। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मशविरा करके वे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। सिद्धारमैया को राज्य में दलित वर्ग का बड़ा नेता माना जाता है। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक में एक आश्रम को बंद करवाने की मांग को लेकर हुई हिंसा में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 90 से भी ज्यादा घायलों का रोहतक के पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा है। रोहतक के करौंधा में आगजनी और हंगामा संत रामपाल आश्रम को बंद करवाने को लेकर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस आश्रम को पिछले महीने ही खोला गया है। जुलाई 2006 में आर्य समाज ने आरोप लगाया था कि संत रामपाल के आश्रम में अनैतिक काम होते हैं। यही नहीं, रामपाल दास के आश्रम की जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा है। इन्हीं वजहों के चलते 2006 में रामपाल दास के आश्रम को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसके फिर खुलने से आर्य समाज के लोग भड़क गए हैं और इसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। रोहतक में हुए हंगामे में 17 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। खुदरा व्यापारियों ने अपना बंद वापस ले लिया है। मैं इस समय दादर इलाके में हूं, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग चीजें खरीदी करने के लिए रविवार के दिन आते हैं और हम इस समय देख रहे हैं पूरा बाजार खुला हुआ है और लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी यहाँ लगी हुई है। दरअसल पिछले लगभग 6 दिनों से व्यापार बंद होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान दुकानदारों को उठाना पड़ा है और चूंकि अब त्योहार शुरू हो चुके हैं, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग चीजें खरीदना चाहते हैं। दुकानें मुंबई की पिछले 6 दिनों से बंद थी। अब आज जब दुकानें तमाम शुरू हो चुकी हैं तो दुकानदारों को उम्मीद है कि उनका व्यापार भी अच्छा ही रहेगा। एसोसिएशन का ऐसा हुआ है कि आज के दिन खोलो, इसके बाद देखेंगे, ये मुद्दत बंद रहेगा, फिर कुछ क्लियर नहीं। ग्राहकी कुछ एकदम ठंडा है क्योंकि सबको मालूम है कि दादर में पब्लिक नहीं है।